नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का अध्ययन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व का भाग 1 से लेके भाग 18 तक का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इन सभी भागों का वाचन आप मेरे चैनल से वीडियो के रूप में प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 19। चंदन नगर की गोष्ठी में उन्होंने कहा था, राजनीति में भाग लिया था किंतु अब उससे छुट्टी ले ली है। उस भीड़ भाड़ में कुछ ना हो सका, बहुत सा समय भी नष्ट हुआ। इतना समय नष्ट न करने से भी तो चल सकता था। जो हुआ सो हुआ, कुछ अनुभव ही प्राप्त हुआ। आगे से अपनी साहित्य साधना में ही लगा रहूँगा। इस समय देश में नमक सत्याग्रह का जोर था। इसी गोष्ठी में एक बंधु ने पूछा, वर्तमान राजनीतिक आंदोलन के संबंध में कुछ कहिए। कैसा चल रहा है और आपको कैसा लगता है? उन्होंने उत्तर दिया, अच्छा ही चल रहा है, किंतु मैं इस संबंध में कुछ ना कह सकूंगा। इससे स्पष्ट है कि अब उनका मन राजनीतिक से उचट रहा था और यह भी सत्य है कि उनके राजनीति में जाने से साहित्य की हानि हुई, परंतु देश की स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करना साहित्यकार का उतना ही अधिकार वह मानते थे जितना राजनीतिज्ञ का, बल्कि उससे कुछ अधिक ही। इसलिए अहिंसा और खर्चे में विश्वास न करते हुए भी उन्होंने अनुशासन के कारण उनका यथाशक्ति सम्मान किया। लेकिन ऐसा लगता है कि इस उदासी के बावजूद उन्हें शीघ्र ही मुक्ति नहीं मिल गई। कुछ दिन और वह उससे जुड़े रहे। उनकी राजनीतिक मान्यता का भी यह मान्यता क्या थी उनकी राजनीतिक मान्यता क्या थी, यह उनके कार्यों से और उनके उन विचारों से स्पष्ट हो जाता है और जो पथेर दाबी में उन्होंने प्रकट की। उसके प्रकाशन काल में एक दिन कई कांग्रेस सज्जन उनसे मिलने आए। प्राय सलाह मशवरे के लिए आते रहते थे। उस दिन उन्होंने पूछा, अहिंसक सत्याग्रह और हिंसक विप्लव, इन दोनों में आप किसका समर्थन करते हैं? आप हावड़ा कांग्रेस के सभापति हैं और कांग्रेस हाईकमांड का आपके प्रति स्थायी निर्देश है अहिंसात्मक सत्याग्रह, मगर आपके पथेर दाबी उपन्यास में हिंसा का संकेत है। उन्होंने उत्तर दिया, मैं उसका यानी कि हिंसा का समर्थन नहीं करता, यह सत्य है। फिर भी न जाने क्यों क्रांतिकारियों के प्रति मेरे अंदर यह एक कमजोरी रह गई है। इसीलिए खतरा उठाकर भी उनसे संपर्क रखने और कभी कभी यथासंभव आर्थिक मदद करने में मैं तनिक भी आगे पीछे नहीं करता। तुम लोगों में शायद कोई नहीं जानता कि इनमें से कई गहरी रात के अंधेरे में मेरे पास आया करते हैं। अभी उस दिन दहाड़े सबकी आंखों में धूल झोंककर एक क्रांतिकारी मेरे घर पर कुछ घंटे काट गया। उस दिन उसके एक आदमी ने आकर मुझे खबर दी कि दोपहर के समय आलू का टोकरा लिए आलू ले लो, आलू ले लो चिल्लाता हुआ वह क्रांतिकारी घर के पास से गुजरेगा। उसकी आवाज़ सुनकर आलू लेने के बहाने मैं उसे घर के अंदर बुला लूं। आवाज़ तो सुनी, मगर अचानक उसे बुलाऊं कैसे? यहाँ आने के बाद कभी कोई चीज़ स्वयं नहीं खरीदी। आज अगर अचानक आलू वाले को बुलाने की बात की तो लोगों को शक होगा और उसकी गोपनीयता प्रकट हो जाएगी।
बहुत सोच विचार कर आखिर गृह स्वामिनी की शरण ली। बुलाकर कहा, बड़ी बहू, कोई आलू वाला पुकार रहा है, आलू लोगी क्या? गृह स्वामिनी बोली, घर में ढेर सारे हैं, आज ही तो बाजार से आए हैं। मैं बड़ी आतुरता से बोला, तो क्या बेचारा इस चिलचिलाती धूप में आलू आलू चिल्लाता खाली हाथ लौट जाएगा? शायद उसकी अभी तक बोनी भी नहीं हुई। थोड़े ले लो। आलू ऐसी कोई खराब होने वाली चीज़ नहीं है, घर में पड़े रहने पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। आह, इतनी भरी दोपहरी में बेचारा चिल्लाता फिर रहा है, मुझे सचमुच उस पर बड़ी दया आती है। तुम्हारी सनक बड़ी अनोखी है, कहकर गृहस्वामिनी ने आलू वाले को बुलाने के लिए ननी को आदेश दिया। इसके आने पर थोड़े से आलू लिए भी। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा था, सोच रहा था क्या करूं। अंत में बोला, दोपहर तो ढल गई, कुछ खाया पिया भी है भाई? वह बोला, कैसे खाता पीता बाबूजी? आलू बेचकर कब घर लौटूंगा, इसका कोई ठिकाना है क्या? शायद शाम तक कुछ मिल सके। मैं बोला, तो भाई एक काम करो, यही 2 कौर क्यों नहीं खा लेते? इस भरी दोपहर में ब्राह्मण के द्वार से बिना खाए तुम नहीं जा सकते। उसने कहा, बाबूजी, ब्राह्मण के यहाँ बहुत दिन ही पाया, मिले तो मेरा परम सौभाग्य होगा। उधर गृहस्वामिनी कान में बुदबुदा रही थी, तुम खामखा झंझट मोल ले रहे हो। आया है आलू बेचने, उसे खिलाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वह क्या अतिथि है या कोई भिखारी है कि बुलाकर खिलाना होगा? इसके अलावा चूल्हा चौका भी तो उठ चुका है, मधवी बचली मच्छी वचली भी नहीं रह गई है। फिर धीरे से बोला, जानती हो, इस भरी दोपहर में बिना खाए क्या जाएगा तो गृहस्थ का अकल्याण होगा। और मच्छी की बात कह रही हो। ननी को कहने से वह अभी जालम फेंक कर तालाब से मछलियाँ ले आएगा। अकमाण की बात सुनकर गृहस्वामिनी तैयार हो गई। अपनी गोपनीयता का एक कारण था इतनी गोपनीयता का एक कारण था, घर के लोगों को उससे असाधारण परिचय का पता यदि चल जाता तो बात धीरे धीरे फूट जाती। फिर हमारे मकान के सामने ही चौकीदार का घर था, पता लगने पर थाने में निश्चय ही रिपोर्ट लिखा आता। इसीलिए इतनी सावधानी बरतने को बाध्य हुआ था। देश के लिए जो काम करते हैं उन सब पर मैं श्रद्धा रखता हूँ, भले ही वह हिंसात्मक क्रांतिकारी हो या अहिंसात्मक सत्याग्रही। मेरे लिए वे दोनों ही समान श्रद्धा के पात्र हैं। इस असमय में गृहस्वामिनी से रसोई करवाने में कुछ मुझे संकोच अवश्य हो रहा था, पर कोई चारा भी तो नहीं था। ननी जाल लेकर तालाब की ओर चला गया और बड़ी बहू अतिथि सत्कार के लिए रसोई घर में व्यस्त हो गई। इस एकांत का लाभ उठाकर मैंने आलू वाले से उसकी कहानी सुनी। उसे कुछ रुपये की आवश्यकता थी, वह दिए। यह बात कोई नहीं जान सका, क्योंकि बीच बीच में मैं ऊंची आवाज़ में आलू वाले से समय के अनुरूप बातें करता रहता था। आखिर रसोई तैयार हुई और खा पीकर वह आलू ले लो चिल्लाता हुआ चला गया। हावड़ा डकैती में एक अभियुक्त था, लाल बिहारी। जेल से फरार होकर वह सीधा उसके पास आया। उस समय ब्रिटिश सरकार का इतना आतंक था कि कोई भी साधारण व्यक्ति इस तरह के फरार आदमी को अपने यहाँ आश्रय देने का साहस नहीं कर सकता था। पर शरद चंद्र कभी साधारण बनकर नहीं रहे। उन्होंने लाल बिहारी को आश्रय ही नहीं दिया, अपना अनुचर बनाकर नियमित रूप से उसे वेतन भी देते रहे।
आलूवाला, लाल बिहारी, स्वदेश रंजन दास, सचिंद्रनाथ सान्याल और विपिन बिहारी गांगुली, कितने नाम लिए जाएं। उम्र में छोटे होने पर भी विपिन बिहारी गांगुली रिश्ते में उनके मामा लगते थे। उन्हें शरद बहुत प्यार करते थे। दुखी मन से उन्होंने एक दिन कहा था, कितनी अद्भुत है ये विप्लवी लोग। उनका एक दृष्टांत है हमारा विपिन। देश के लिए कितने कष्ट में उसने अपना सारा जीवन दिया है। आधा जीवन तो उसका जेल में कट गया। कितनी बार कहा कि बिस्तर पर सो, कुछ आदर और प्यार ग्रहण करो, लेकिन उसके पास समय ही नहीं। और समय आए कहाँ से? देश की चिंता छोड़कर उसे कोई और चिंता नहीं है। विपिन रहने के लिए तो नहीं, लेकिन किसी न किसी प्रकार की सहायता के लिए आते ही रहते थे। एक बार वे स्त्री का वेश बनाकर आए। शरद हंसकर कहते, विपिन जब भी मेरे पास आता है पिस्तौल लेकर आता है, मानो उसके बूते पर वह पैसा वसूल करना चाहता है। उस दिन वह आया। 700 रुपये की उसे सख्त ज़रूरत थी। कुछ घंटे रहकर लौट गया। उसके पीछे पुलिस पड़ी है। पकड़ लेती तो मैं क्या करता? लेकिन मैं जानता हूँ पकड़े जाने पर भी वह यह ना कहता कि उसने रुपया मुझसे पाया है। उस जैसे विप्लवी कम ही हैं। क्रांतिकारी शरद साहित्य के प्रशंसक थे, विशेषकर पथेर दाबी के, और शरदचंद्र प्रशंसक थे उनकी निर्भीकता के। वह सिद्धांतवादी नहीं थे। सिद्धांत यदि उनका कोई था भी तो वह एक ही था, अन्याय का प्रतिकार। दासता से बड़ा और अन्याय क्या होगा? इसीलिए देश की मुक्ति ही उनके लिए चरम सत्य थी। उस दिन पहुंचने का मार्ग नहीं। असहयोग आंदोलन के प्रारंभिक युग में भी उनकी यही मान्यता थी। तब भी अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके पास विचार विनिमय के लिए आते थे। उसी दिन एक सज्जन अहिंसात्मक प्रतिरोध की एक घटना का बड़ा गर्व के साथ उल्लेख करने लगे। बोले, स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रीय झंडे के साथ एक जुलूस निकाला। पुलिस ने उस जुलूस को तितर बितर करने के लिए लाठियां चलाई। घर के लोगों को बहुत बुरी तरह से परेशान किया और घोर अमानुषिक बर्बरता के साथ महिलाओं का अपमान किया। सहसा शरदचंद्र का मुख भयंकर रूप से तमतमा आया। कुछ होकर बोले, ऐसा कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? उनका यह रूप देखकर वह तो अवाक रह गए। किसी तरह साहस बटोर कर पूछा, किस बात के लिए लज्जित होने को आप कहते हैं? शरदचंद्र ने उत्तर दिया, इस बात के लिए कि महिलाओं पर अमानुषिक अत्याचार देखकर भी तुम लोग नपुंसकों की तरह केवल एक दर्शक बनकर रह गए, और उस पर तुम इस बात के लिए गर्व प्रदर्शित करते हो कि अहिंसा और संयम के सिद्धांतों की पूरी रक्षा हुई। चुल्लू भर पानी में डूब न मरे तुम लोग। पद दलित नारी को जिन्होंने मनुष्य के पद पर प्रतिष्ठित किया, वह शरदचंद्र इस बर्बर बर्ताव को बात सुनकर कैसे शांत रह सकते थे? लेकिन वह सज्जन अब भी विश्रांत हो रहे थे। समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी प्रशंसा करने के बजाय शरदचंद्र उन्हें डांट क्यों रहे हैं। भर्राए हुए स्वर में वे बोले, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? हावड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होकर क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हम लोग हिंसात्मक उपायों से पुलिस का सामना करते? उसी आदेश के साथ शरदचंद्र ने उत्तर दिया, मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं यदि वहाँ उपस्थित होता तो निश्चय ही ऐसा करता। पर इस उपाय से क्या किसी के
अहिंसात्मक असहयोग, निष्क्रिय प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों की हत्या ना हुई होती, अवश्य हुई होती, पर उस हत्या को मैं महिलाओं की प्रतिष्ठा की हत्या की तुलना में नगण्य मानता हूँ। सब लोग अब भी अत्यंत विस्मित थे। कई क्षण वहाँ सन्नाटा छाया रहा। कुछ देर बाद शरतचंद्र ही बोले, मैं आज आप लोगों के सामने एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। असहयोग आंदोलन का यह निष्क्रिय प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा वाली नीति किसी प्रकार भी मेरी प्रकृति से मेल नहीं खाती। मानता हूँ कि ब्रिटिश शासन सत्ता का संगठित विरोध करने के लिए इस समय केवल अहिंसा मूलक आंदोलन को ही नीति के तौर पर अपनाया जा सकता है, क्योंकि सशस्त्र क्रांति के लिए वर्तमान परिस्थितियों में हम लोग सामूहिक रूप से संगठित होकर तैयार नहीं हो सकते थे। पर इसका अर्थ मैं यह कदापि नहीं मान सकता कि हमारी वह अहिंसा हम लोगों को इस सीमा तक जड़ बना दे कि हम लोग अपनी बहू बेटियों की मान प्रतिष्ठा और इज्जत आबरू की रक्षा न कर सकें। हर नियम के अपवाद होते हैं और हमारा वर्तमान अहिंसात्मक आंदोलन भी अपवादों से रहित नहीं हो सकता। व्यक्तिगत रूप से मैं चुपचाप निरीह व्यक्तियों की तरह बिना प्रतिरोध के मार सहन करने का आदी कभी नहीं रहा। आपने आवारा जीवन में कई अंग्रेजों की उनकी ज्यादती के कारण पीटने का सौभाग्य या दुर्भाग्य मुझे मिला है। जब मैंने बर्मा छोड़ा तब जिस ऑफिस में मैं काम करता था वहाँ के अंग्रेज अफसर से मेरी बुरी तरह झड़प हो गई थी। उसने भारतीय जाति को अपमानित करते हुए गाली दी थी। मेरी इस बात से तुम लोग यह न समझना कि मैं स्वभाव से ही हिंसावादी हूँ। मेरे समान निरीह और अहिंसक भी कम लोग मिलेंगे, पर मेरे स्वभाव की यह अहिंसा कायरों की अहिंसा नहीं है। इलाचंद्र जोशी ने उपर्युक्त घटना की चर्चा करते हुए लिखा, उनके इस भाषण के बाद कुछ देर तक किसी को मुंह खोलने का साहस नहीं हुआ। अंत में फिर उन्हीं सज्जन ने मौन भंग किया। कहा, तब क्या आप गांधी जी की नीति को कायरों की नीति मानते हैं? स्पष्ट ही इस प्रश्न में व्यंग्य निहित था। शरद बाबू ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए उत्तर दिया, मैं गांधी जी को व्यक्तिगत रूप से इतना बड़ा वीर मानता हूँ जिसकी तुलना आसानी से खोजे नहीं मिल सकी। मेरे मन में उनके प्रति आप लोगों से कहीं अधिक श्रद्धा है। उनके प्रति मेरे मन में यदि वह श्रद्धा नहीं होती तो आज मैं किसी के दबाव या आग्रह से हावड़ा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद कभी स्वीकार नहीं करता। पर उनके सिद्धांतों से अक्षरशः सहमत होने की कसम मैंने नहीं खाई। मैं मनुष्य हूँ, मिट्टी का जड़ पुतला नहीं हूँ। इसीलिए किसी भी साधारण या महत्वपूर्ण विषय पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की सामर्थ्य मुझमें है। इसी स्वतंत्र चिंतन के कारण कांग्रेस में रहकर भी उन्होंने विप्लवियों से प्यार किया। नैस्टिक गार्टिगनादी उनको भ्रांत कहकर उनके कार्य को स्वाधीनता के लिहाज के हितर मानते थे। शरतचंद्र इससे बहुत दुखी होते थे। उन्होंने कहा, मैंने अहिंसा को ग्रहण किया है, किंतु जो नहीं कर सके वह भ्रांत हैं। यह कैसे कहा जा सकता है? महात्मा गांधी जी की बात और है। अहिंसा उनके अंतर का ज्वलंत विश्वास है, उनका आदर्श है। इससे बढ़कर ध्रुव और कोई नीति उनके जीवन में नहीं है। देश की स्वाधीनता से भी
अहिंसा उनके लिए बड़ी है, मैं उनमें कितनी श्रद्धा रखता हूँ, वह सब उनकी इसी शक्ति और आंतरिकता के लिए। इसी तरह जिनके जीवन में सबसे बड़ा सत्य देश की स्वाधीनता है, समान आंतरिकता के साथ जिन्होंने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया है, फांसी पर लटक कर जिन्होंने स्वाधीनता का पद प्रशस्त किया है, उनके प्रति भी मैं उतनी ही श्रद्धा रखता हूँ। उनको मैं नमस्कार करता हूँ। उनके इस विश्वास को रूप मिला पतेदाबी में, तिल तिल करके जैसे विधाता ने तिलोत्तमा की सृष्टि की थी, वैसे ही अपने संपर्क में आने वाले विप्लवियों के गुणों के पुंज सव्यसाची की उन्होंने सृष्टि की। इसमें हिंसा अहिंसा को लेकर पक्ष विपक्ष में बहुत कुछ कहा गया, वह उन्हीं के अंतर के द्वंद्व का चित्र है। कोई स्पष्ट समाधान उन्होंने नहीं दिया, देने की आवश्यकता उन्होंने कभी स्वीकार नहीं की। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने इससे भी बड़ा एक और काम किया, वह था राजबंदियों का सार्वजनिक अभिनंदन। अनेक राजबंदी 4-4, 5-5 वर्षों से जेल की सिकचों के पीछे बंद थे। राष्ट्रीय महासभा ने उनको मुक्त कराने के लिए अनेक प्रयत्न किए। उसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले सुभाष चंद्र बसु मुक्त हुए। 4 वर्ष से वह मंडले जेल में थे। 4 वर्ष से वह मंडली जेल में थे। उनका स्वास्थ्य खराब हो चुका था। लॉर्ड लिटन उन्होंने छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु जब उनके स्थान पर सर स्टैनले जैक्सन आए तो उन्होंने राजबंदियों के प्रति नरम रुख अख्तियार किया। धीरे धीरे सभी राजबंदी मुक्त हो गए। कुल मिलाकर 200 से अधिक राजबंदी कारागार से निकलकर फिर से कर्मक्षेत्र में आए। जिस समय ये सब लोग जेलों में थे, तब से विशेषकर देशबंधु दास की मृत्यु के बाद से शरतचंद्र बहुत अकेले पड़ गए थे। उदास और दुखी, बस यंत्र के समान कांग्रेस का नेम पूरा करते थे। उनका मन कहीं और था। इनकी मुक्ति के बाद जैसे वह मन लौट आया और वह फुर्ती से भर उठे। राजबंदी मुक्त तो हो गए, लेकिन उनमें से बहुतों की अवस्था अच्छी नहीं थी। जिनका घर परिवार था वह अपेक्षाकृत सुखी थे, लेकिन अधिकांश का अपना कोई घर बार नहीं था। देश और समाज का द्वार उनके लिए बंद हो चुका था। किसी ने भी मुक्त मन से उनका स्वागत नहीं किया। परिजन, मित्रजन, मेस, बोर्डिंग होटल, कहीं भी वह हो, कोई भी उन्हें आश्रय दे, CRD वहां पहुंच जाती थी। सौभाग्य से किसी राजबंदी को नौकरी मिल जाती तो वहां भी CID का आना जाना शुरू हो जाता था। सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया था, परंतु इस बारे में वह पूरी तरह सचेत थे कि वे सुख और शांति से जी न सके। कांग्रेस उनसे असंकित थी। नैतिक गांधीवादियों का तो मतभेद था ही। स्वराज्य दल वाले भी उन्हें नहीं अपना रहे थे। सचमुच उनका जीवन दुर्वाह हो उठा था। शरतचंद्र ने इस त्रासदी को देखा। वह फड़फड़ा उठे, मानो कलाकार के अंतर की वाणी ने उन्हें सचेत कर दिया हो। उन्होंने राजबंदियों की इस लांछना को ढोने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने अपने सभी संगी साथियों और अनुचरों को बुलाया और कहा, हावड़ा में समस्त मुक्त राजबंदियों का अभिनंदन होगा। ऐसी शानदार सभा करनी होगी कि सब देखते रह जाएं। देश के लिए जिन्होंने अपने को शून्य कर दिया, उन्हीं के प्रति आज देश विमुख है। कांग्रेस का काम करते करते जो पकड़े गए, कांग्रेस आज उनका वरण क्यों नहीं करती? क्यों उनका अभिनंदन नहीं करती?
वह हिंसा में विश्वास करते हैं। यही बात सरकार बार बार कहती है। क्या सरकार आज हमारी कान कांसस कीपर बन गई है? हमारी नीति बुद्धि लक्ष्य सरकार की नीति बुद्धि के समान है? एकदम नहीं। हमें उनका मुक्त हृदय से स्वागत करना चाहिए, उन्हें बधाई लेनी चाहिए। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को यह काम करना चाहिए था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो हम ही पहल करेंगे। तुम इसकी व्यवस्था करो। और वह व्यवस्था हुई। चारों ओर यह समाचार फैल गया कि हावड़ा कांग्रेस कमेटी की ओर से शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के सभापतित्व में हावड़ा में सभी मुक्त राजबंदियों का अभिनंदन होगा। वह स्वभाव से सभा भीरू थे, लेकिन चुनौती पाकर उनकी चेतना मानो मुखर हो उठी। हावड़ा के टाउन हॉल में स्वयं उन्होंने राजबंदियों को अभिनंदन करते हुए मान पत्र पढ़ा। इस सभा में इतनी भीड़ थी कि तिल करने को स्थायी नहीं था। माला चंदन आदि से राजबंदियों का पुरजोश स्वागत किया। जो अब तक उपेक्षित थे, लोग जिनसे भय करते थे, वे ही अब पूजित और प्रिय हो गए। वह एक साधारण सभा थी, परंतु उसका प्रभाव असाधारण हुआ। वह मानो उन सबके लिए चुनौती थी जो सरकार से डरते थे, जो नैतिक गांधीवादी होने के कारण हिंसा की निंदा करने का कोई अवसर नहीं चूकते थे। वह स्वराज्य दल वालों के लिए भी चुनौती थी, जिसमें अधिकार अपने में डूबे हुए धनिक लोग थे। गदगद स्वर में उस दिन शरद चंद्र ने घोषणा की, देश के लिए जिन्होंने अपना जीवन, अपना यौवन, अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर दिया है, वे ही देश की मुक्ति के अग्रदूत हैं। सरकार इनसे डरती है। इसका कारण समझ में आता है, क्योंकि इनकी तपस्या में ही उनके विनाश का मंत्र निर्मित हुआ है। सरकार सहन चेष्टा करने पर भी इनको ध्वंस नहीं कर सकती इनके मन की अपराजय शक्ति को और इनके अंतर में निर्मित स्वाधीनता के स्वप्न को। ये सब चिरतरुण, चिर चंचल और चिरजीवी है। देश के तरुणों से मैं कहता हूँ कि तुम्हारे लिए इतना बड़ा जीवंत आदर्श और इनसे अधिक अपना कोई नहीं है। बंगाल की राजनीतिक परिस्थिति का चक्र उस दिन से फिर घूमने लगा। बंद हुआ भागीरथी का उत्स मानो खुल गया। बंगाल का युवक हृदय मानो सोने की काठी के जादू के संपर्क से जग उठा। उसके मन से दूर हो गए 5 बड़े, दूर हो गए चरखा और टकली के भक्त नेता लोग। चारों ओर राजबंदियों की संवर्धना शुरू हो गई। जिला सम्मेलन, युवक सम्मेलन, सब में मानो होड़ लग गई कि वह किसी न किसी राजबंदी को सभापति बनाए। इस सभी सम्मेलन में मुक्त राजबंदी स्वाधीनता की अग्रमणी वाणी, देश की मुक्ति के लिए जीवन विसर्जन तथा सर्वस्व अर्पण करने के लिए आदर्शवाद का प्रचार करने लगे। विप्लवी बंगाल एक बार फिर चिरंतन प्राण शक्ति लेकर जाग उठा। अनेक नवयुवक प्राणों पर खेलकर अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाने लगे। चटगांव में उन्होंने अंग्रेजों के शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। स्वाधीनता के इस नांदी पाठ में नारियां कैसे पीछे रह सकती थी। बीना दास ने तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के पदवीदान समारोह के अवसर पर स्वयं
लाट साहब पर गोली दाग दी। चारों ओर मानो अग्रलीला आरंभ हो गई। भय के कारण अंग्रेजों के प्राण कांप उठे। शरद चंद्र हिंसा के पक्षपाती नहीं थे, लेकिन मानते थे कि देश की मुक्ति का संग्राम हिंसा अहिंसा के प्रभु से निर्णित नहीं होता। इन दिनों कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सन 1928 के अंत में कलकत्ता में पंडित मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वदल समिति नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में शासन विधान की जो तजवीज़ पेश की गई थी उसको स्वीकार करते हुए कहा, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट इस विधान को ज्यों का त्यों 31 दिसंबर 1929 तक या उनसे पहले स्वीकार कर ले तो कांग्रेस इस विधान को अपना लेगी, बशर्ते कि राजनीतिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन ना हो। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता और ब्रिटिश पार्लियामेंट इस विधान को नामंजूर कर देती है तो कांग्रेस देश को यह सलाह देकर कि वह करों का देना बंद कर दे और उन अन्य तरीकों द्वारा जिनका बाद में निश्चय हो अहिंसात्मक असहयोग का आंदोलन संगठित करेगी। कांग्रेस के नाम पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रचार करने में गेह प्रस्थान कोई बामा नहीं डालेगा, यदि ऐसा कार्य प्रस्ताव के विरुद्ध न हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वाधीनता के पक्षपाती थे। उन्होंने इस प्रस्ताव में संशोधन पेश किए, परंतु वह स्वीकृत नहीं हो सके। तब विरोधियों ने स्वाधीनता संघ नाम की एक नई संस्था का निर्माण किया। बंगाल इस संघ में शामिल नहीं हुआ। उसने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक अलग संघ बनाया। इन दिनों बंगाल कांग्रेस में दो दल थे। एक दल ने नेता यामिनी मोहन सेनगुप्त, जो कलकत्ता अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष थे, उनका समर्थन करने वालों ने अनुशीलन समिति, गौरांग प्रेस और सोशलिस्ट दल के लोग प्रमुख थे। उनके विरोध में 5 बड़ी का एक दल था। ये थे सर्वश्री विधान चंद्र राय, नलिनी रंजन सरकार, निर्मल चंद्र तुलसी चंद गोस्वामी और शरद चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भी, जो कलकत्ता अधिवेशन में GOC थे, बाद में इसी दल में मिल गए और वे ही इसके नेता हुए। सरस्वती प्रेस और चटगांव दल के नेता भी इन्हीं के साथ थे। इसके अतिरिक्त कम्युनिस्ट दल की एजेंट एंड वर्कर सोसाइटी भी काफ़ी सहज थी। वह सब एक दूसरे के उग्र विरोधी थे। इस समय की स्थिति का बड़ा सही विश्लेषण उत्तर कलकत्ता में होने वाले जिला राष्ट्रीय सम्मेलन के सभापति के पद से बोलते हुए श्री उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय ने किया था। उन्होंने कहा था, आज बंगाल में किसी के भी अपने प्राण उसके अपने रहने का सुयोग नहीं रह गया है। सभी निकल पड़े हैं सभी को कैप्चर करने। दादा लोग वयोज्येष्ठ कर्मी निकल पड़े हैं लड़कों यानी कि अल्प आयु कर्मी को कैप्चर करने। लड़के लोग निकल पड़े हैं दादा लोगों को कैप्चर करने। लीडर चेलों पर कड़ा करने निकल पड़े हैं और चेले लीडर पर कब्जा करने। चारों ओर यही शोर है।
कैप्चर करो, कैप्चर करो, कैप्चर करो, कैप्चर करो, कब्जा करो, कक्षा करो। इस विषाक्त वातावरण में शरद चंद्र की स्थिति बड़ी विचित्र थी। वह प्रकट रूप में नेता नहीं थे, न किसी दल विशेष से उनका संबंध था। दोनों ही दलों में उनके प्रियजन थे। उनके पास और जो भी था समान रूप से प्यार पाता था, परंतु वह देशबंधु के कारण कांग्रेस में सक्रिय हुए थे और सुभाष चंद्र बोस देशबंधु के प्रिय शिष्य थे। शरद भी उन्हें अंत मन से प्यार करते थे। वह कहते थे, सबको छोड़ सकता हूँ, सुभाष को नहीं। शरद चंद्र ने लिखा, उस बार हावड़ा जिला कर्मी सम्मेलन का शिवपुर में होना निश्चय हुआ। उनके प्रिय शिष्य और साक्षी प्रबोध बसु, विजय भट्टाचार्य, कनाई गांगुली, आमदन गुरुदास दत्त, जीवन माइती, गुरुपद मुखोपाध्याय, विपिन गांगुली, भूपेंद्र दत्त उपाध्याय, ज्योतिषित घोष आदि इस सम्मेलन के उद्योता थे। दलादली के कारण सुभाष चंद्र बोस को इस सम्मेलन में निमंत्रित नहीं किया गया। जब ये लोग शरद चंद्र को बुलाने आए तो वह बोले, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? हावड़ा जिले का कर्मी सम्मेलन है, वहाँ सुभाष को नहीं बुलाया गया है। शिवहीन यज्ञ में मैं नहीं जा सकूंगा। एक बंधु क्रुद्ध होकर बोले, आपका सुभाष शिव नहीं है, भूत है। शरद बाबू ने उत्तर दिया, भूत नहीं भाई, भूत नहीं, अनाथ कहो। कई व्यक्ति एक साथ बोल उठे, वही आपके सब कुछ हैं, हम आपके कुछ नहीं। अवरुद्ध कंठ से वह बोले, आप मेरे बहुत कुछ हैं। कितने कुछ हैं इसकी कोई थ्या नहीं दिशांत, किंतु फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। वह नहीं गए। जो उनको बुलाने गए थे वे भी उनके प्रिय थे और उनको नहीं बुलाया गया था। वे भी प्रायः थे। दोनों बच्चों के विवाद में माँ जैसे व्यथित हो उठती है, उस दिन शरद चंद्र भी वैसे ही व्यथित हुए। सुभाष चंद्र बाबू ने उनसे कहा था, आप कुछ दिन कलकत्ता में रहें और कांग्रेस में पैदा हो गई दलादली को खत्म करें, लेकिन ऐसा लगता है यह काम उनके बूते का नहीं था। साहित्यिक राजनीति की चोटें नहीं सह सकता। कई वर्ष बाद जब आपने असमाप्त उपन्यास आगामी कल में वह उसके एक प्रमुख पात्र एकेडी का परिचय देते हैं तो मानो वह इस दलादली का वर्णन करते हैं। शरद चंद्र की विराट एवं कठोर ध्वनि अपने कोठर से उसे हठात बाहर खींच लाई। इसके बाद जेल गया। दल बंदी के भंवर में पड़कर नाक कान मुंह में कीचड़ भर लिया। दैनिक और साप्ताहिक पत्रों द्वारा प्रदत्त विविध विलक्षण विशेषणों की माला विरोभूषण मिली, जिनके लिए यह त्याग तपस्या स्वीकार की थी। अंत में एक दिन जब उन्होंने ही चोर कहकर अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित की, तब बेचारे को असहाय लगा। राजनीति को तिलांजलि देकर एकेडी फिर अपनी लाइब्रेरी में लौट आया। शरद चंद्र अपने साहित्य के कारण ही लोकप्रिय हो ऐसी बात नहीं थी। राजनीतिक कन्याओं को लेकर भी उनकी ख्याति कम नहीं थी। एक मुकदमे में
प्रश्न उठा, विप्लव शब्द का सही अर्थ क्या है? तुरंत किसी ने सुझाव दिया कि शरदचंद्र को इसका अर्थ बताने के लिए गवाह के रूप में बुलाया जाए, लेकिन सरकारी वकील तारकनाथ साधु ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह शरद बाबू का बड़ा सम्मान करते थे, उनसे विरह करने पर उन्हें दुख होता था। शरदचंद्र वैसे किसी से डरते नहीं थे, अधिकारियों के सामने भी वह ऐसे ही अडिग और निर्भीक बने रहते थे। उस दिन उनके घर पर एक परिचित मजिस्ट्रेट का पत्र लेकर एक एसडीओ उनसे मिलने आए। वफादार निवारण घोषाल नाम के एक सज्जन शरद के बड़े सुहृद थे और वहीं पड़ोस में रहते थे। एसडीओ साहब ने उन्हें देखकर तो अधिकार के स्वर में कहा, ओरे निवारण, पाँव धोने को पानी तो ला। यह सुनकर भरतचंद्र सहसा क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने एसडीओ से कहा, आपको इस तरह बात करने का क्या अधिकार है? यह मेरा घर है, आपका दफ्तर नहीं। यहाँ निवारण घोषाल मेरे पड़ोसी सुहृद हैं, आपके वफादार नहीं। इनको इस तरह से पुकारना उनका अपमान है और उनका अपमान करने वाला मेरे घर में नहीं रह सकता। आप इसी क्षण मेरे घर से चले जाएं। जाइए महाशय, और मेरे विरुद्ध जो कर सकते हो कर लीजिए। और वह ऊपर जाने को मुड़ गए। एसडीओ तो जैसे हतप्रभ रह गया। उसे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर सकेगा, लेकिन उस दिन उसे वहां से जाना ही पड़ा। जिस समय आपसी मतभेद और दलादली के कारण कांग्रेस के लोग तर्क वितर्क में उलझे रहते थे, उसी समय युवक वर्ग के पद पर चलता हुआ प्राणों का सौदा कर रहा था। यही प्राण शक्ति उन्हें आकर्षित करती थी। इसीलिए उनके चारों ओर युवकों का एक दल इकट्ठा हो गया था। उसी बार बंग प्रादेशिक युवक सम्मेलन का अधिवेशन दिनाजपुर में हुआ। उसके अध्यक्ष चुने गए शरद बाबू। अपने इस भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से महात्मा जी के विचारधारा का विरोध किया। कहा, खिलाफत आंदोलन को स्वराज के साथ मिलाना ठीक नहीं था और केवल खद्दर पहनकर ही स्वराज्य नहीं लिया जा सकता। प्रारंभ से उनकी यही मान्यता थी कि परंतु इस समय वह विशेष मुखर हो उठे। युवकों को जैसे अपना नेता मिल गया। प्रतिदिन बंगाली शिक्षित युवक दल उनके पास जाने लगे। साम्यवाद का स्वर उन दिनों धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। वे लोग पूंजीवाद और जमींदारी के प्रश्न को लेकर शरद बाबू से विचार विनिमय करते थे। उनका विश्वास था कि जमींदारी एक दिन समाप्त हो सकेगी। यही विश्वास युवक को बल देता था और आराम कुर्सी पर लेटे लेटे नए बंगाल को प्रसिद्ध कर रहे थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप सोशलिस्ट पार्टी के संगठन की नींव पड़ी और शीघ्र ही कांग्रेस के भीतर यह स्वर मुखर हो उठा।
इन्हीं दिनों हावड़ा म्युनिसिपल कमेटी के विरुद्ध मेहतरों ने हड़ताल कर दी। शरद चंद्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और म्युनिसिपल कमेटी में कांग्रेस का बहुमत था। उन्होंने शरद चंद्र से कहा, जो व्यक्ति हड़ताल का संचालन कर रहे हैं वे आपके शिष्य हैं, आप उन्हें हड़ताल बंद करने के लिए कहिए। शरद चंद्र ने उत्तर दिया, प्रतिदिन बंगाली शिक्षक युवक दल के दल वहां आते थे। उनके पास आने लगे। साम्यवाद का स्वर उन दिनों धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। वह लोग पूंजीवाद और जमींदारी के प्रश्न को लेकर शरद बाबू से विचार विनिमय करते थे। उनका विश्वास था कि जमींदार एक दिन समाप्त होकर रहेगी, जमींदारी एक दिन समाप्त होकर रहेगी। यही विश्वास युवकों को बल देता था और वह आराम कुर्सी पर लेटे लेटे नए बंगाल को प्रबंध कर रहे थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप सोशलिस्ट पार्टी के संगठन की नींव पड़ी और शीघ्र ही कांग्रेस के भीतर यह स्वर मुखर उठा। इन्हीं दिनों हावड़ा म्युनिसिपल कमेटी के विरुद्ध मेहतरों ने हड़ताल कर दी। शरद चंद्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और म्युनिसिपल कमेटी में कांग्रेस का बहुमत था। उन्होंने शरद चंद्र से कहा, जो व्यक्ति हड़ताल का संचालन कर रहे हैं वे आपके शिष्य हैं, आप उन्हें हड़ताल बंद करने के लिए कहिए। शरद चंद्र ने उत्तर दिया, मन ही मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा, गलती उनकी नहीं है, तुम लोग तुरंत समझौता कर लो, नहीं तो मैं कमेटी की निंदा करते हुए वक्तव्य दूंगा। हड़ताल कई दिन तक चलती रही, लेकिन अंत में दोनों दलों ने दीनबंधु की एफ को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार कर लिया। मेहतरों की लगभग सभी मांगें मान ली गई। शरद चंद्र श्रमिकों के संगठन के पक्षपाती थे, परंतु साथ ही वे यह भी मानते थे कि उसका भार उन्हें स्वयं ही उठाना चाहिए। वह उठाने योग्य हो सके, इतनी सी सेवा हम कर सकें तो वह सर्वोत्तम सेवा होगी। युवकों और विद्यार्थियों से उन्हें इतना प्रेम था कि साहित्य की चिंता नहीं करते थे। 3 वर्ष पूर्व उन्होंने सिल्वर में सुरमा उपत्यका विद्यार्थी कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए कहा था, विद्यार्थी कठिन से कठिन कर्तव्य पूरा करने के योग्य हैं। इस वर्ष उन्हें रंगपुर में होने वाले वंग युवक सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। उसी समय बंगाल साहित्य सम्मेलन माजू में हो रहा था। उसके अध्यक्ष भी वे ही चुने गए थे। पहले युवक सम्मेलन था। उनका विश्वास था कि वे युवक सम्मेलन से अगले दिन साहित्य सम्मेलन में पहुंच सकेंगे, लेकिन उन्हें जिन्हें सम्मेलन में पहुंच सकेंगे लेकिन उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। इस अधिवेशन में उन्होंने महात्मा गांधी की नीति का कड़ा विरोध किया। चेणू पत्रिका में किशोरों का संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, तुम लोग जानते हो, बंगाल में चुव समिति के नाम से एक समिति की स्थापना हुई है। इस समिति का वार्षिक सम्मेलन कल समाप्त हो गया है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तो भी लड़के लड़कियाँ मुझे ही इस सम्मेलन का नेतृत्व करने के लिए बुला लाए। मैं उन लोगों के निमंत्रण को स्वीकार करके आनंद के साथ केवल यही बात उन्हें बताने के लिए दौड़ा आया था कि देश की सब
भलाई बुराई इन्हीं के हाथ में निर्भर है। इस सत्य को वह संपूर्ण हृदय से अनुभव करें, समझें। उनके इस परम सत्य को समझने की राह में न जाने कितनी बाधाएं खड़ी हैं। उनकी नज़र में यह सत्य ना पड़ने देने के लिए न जाने कितने आवरण तैयार हुए हैं। और तुम लोगों के लिए तो जिनकी अवस्था और भी छोटी है, बाधाएं अनंत हैं। बाधा जो लोग देते हैं वे कहते हैं कि सभी सत्य जानने का सभी को अधिकार है, अधिकार नहीं है। तुम लोग भी इसी तरह जन्मभूमि के संबंध में अनेक तथ्यों, अनेक ज्ञानों से वंचित हो रहे हो, इस आशंका से कि सच्ची खबर पाने से तुम लोगों का मन ना भटके, कहीं तुम्हारी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में, कहीं तुम्हारी परीक्षा पास करने की परम वस्तु में धक्का न लगे। मिथ्या से भी तुम्हारी दृष्टि अवरुद्ध की गई है। युग समिति के सम्मेलन में यही बात मैंने सबसे अधिक कहना चाहा था कि पराधीन देश को विदेशी शासन से मुक्त करने के अभिप्राय से तुम लोगों के इस संघ का गठन हुआ है। स्कूल कॉलेज के छात्रों को पढ़ने की अवस्था में भी देश के काम में योग देने को, देश की स्वाधीनता पराधीनता के बारे में सोचने विचारने का अधिकार है और इस अधिकार की बात को भी मुक्त कंठ से घोषित करने का अधिकार है। परीक्षा पास करने की आवश्यकता है, किंतु यह उससे भी अधिक आवश्यक है। बाल्य अवस्था में इस सत्य चिंतन से, अपने को अलग रखने से जिस टूटने की सृष्टि होती है, एक दिन अवस्था पड़ने पर भी वह जुड़ना नहीं चाहता। इस अवस्था में सीखना बड़ी शिक्षा है। वह एकदम रक्त में घुल मिल जाती है। अध्यक्ष पद से बोलते हुए उन्होंने और भी स्पष्ट शब्दों में कहा, कांग्रेस बहुत पुरानी है, मेरी तरह वह बूढ़ी है, किंतु युव संघ अभी नया है। उसकी शिराओं का रक्त अभी तक गर्म है, अभी तक निर्मल है। कांग्रेस देश के दिमाग वाले कानूनदा राजनीतिक विशारदों का आश्रय केंद्र है। जिस युव संघ है मात्र संग्रह के एकांतिक आवेग और आग्रह से बना है, एक का संचालन करती है कूट विषय बुद्धि, किंतु दूसरे को प्रेरित करता है जीवन का स्वाभाविक गमन। इसी से विवश प्ररोचना और उत्तेजना के उपरांत मद्रास कांग्रेस ने जब देश की सर्वगीण संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया था, तो वह नहीं टिका। एक वर्ष बीतते ही कलकत्ता कांग्रेस में वह प्रस्ताव रह गया। स्वाधीनता के बदले फिर उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य मांगा, किंतु देश के नौजवानों ने इसको नहीं माना। इन दोनों प्रतिष्ठानों में यही भेद है। पुरातन के विधि निषेध की अकड़ में उसका दम घुटने लगता है। युग समिति के जन्म का यही इतिहास है, यही कारण है। वह गांधी जी का विरोध क्यों करते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, सहसा एक दिन आया, महात्मा जी का अहिंसा, असहयोग और उसकी चोटी बंदी
रही खादी चरखे की डोरी में। स्वराज की तारीख 31 दिसंबर निर्धारित हुई थी। आया जेल जाने का दिन, आई अत्याचार की बाढ़। मंत्र आया बंगाल के बाहर से, अथच जितना चरखा जितनी खादी। उस दिन बंगाल में तैयार हुई। जितने लोग बंगाल की जेलों में गए, जितने बंगाल के लड़कों ने जीवन का सर्वस्व बलिदान किया, उसकी जोर सारे भारतवर्ष में नहीं है। क्यों जानते हो? कारण यह है कि बंगाल के युवक जितना अपने देश को प्यार करते हैं, उसका एक हिस्सा भी शायद पंजाब को छोड़कर भारत में और कहीं भी खोजे नहीं मिलेगा। इसी से वंदे मातरम मंत्र की सृष्टि इसी बंगाल में हुई। इस बंगाल में पुण्य श्लोक स्वर्गीय देशबंधु दास ने जन्म लिया। इधर 31 दिसंबर पार हो गई, स्वराज्य नहीं आया। कहीं किसी अज्ञात गांव चौरी चौरा में रक्तपात हो गया। महात्मा जी ने डरकर सब आंदोलन बंद कर दिया। देश की अब आशा आकांक्षा अकाल कुसुम की तरह एक घड़ी भर में शून्य में मिला दी। किंतु उस दिन एक ऐसा आदमी जीवित था जिसका भय के साथ परिचय ही नहीं था। वह थे देशबंधु। वह उन दिनों जेल के भीतर थे। बंगाल के बाहर और भीतर के सबसे मिलन उनकी सबने मिलकर उनकी सारी कोशिश और सारी तैयारी को निष्फल कर दिया। कौन जाने, भारत का भाग्य चक्र शायद इतने दिन में एक और घूम जाता। किंतु जाने दो यह बात। फिर कुछ दिन चुप रहने के बाद धूम मच गई। लोग जग गए। उस बार इसका कारण था जलियांवाला बाग। इस बार है साइमन कमीशन। फिर बड़ी चरखा, वही खादिम, वही बायाकाट का आक्रामक गर्जन, वही ताड़ी की दुकानों पर धरना देने का प्रस्ताव, वही 31 दिसंबर और सबके ऊपर गांव के बाहर के नेताओं का दल फिर बंगाल की गर्दन पर सवार हो गया है। मैं जानता हूँ इस बार भी वह 31 दिसंबर ठीक उसी तरह पाकर हो जाएगी। केवल जरा सा क्षीण आशा का प्रस्ताव, बंगाल की इस यौवन शक्ति का जागरण, भंग निश्चित तथ्य एक दिन अनिश्चित तथ्य होकर बदल गया था। सो इसी बंगाल में उस दिन बाहर से कोई बोझ बटाने को नहीं आया था। आंदोलन कैसे चलाया जाए, यह परामर्श देने के लिए बाहर से किसी कर्ता या नेता को नहीं बुलाना पड़ा। बंगाल की सारी जिम्मेदारी उस दिन बंगाल के नेताओं के ही हाथ में थी। वक्तव्य काफी कड़वा है, भ्रामक भी। यह और जैसे शिल्पी की भाषा नहीं है। किसी प्रांतीय नेता का असंगत भावुक आक्रोश जैसे बड़ा पड़ता है। आश्चर्य ये वही शरतचंद्र हैं जिन्होंने ठीक 7 वर्ष पहले महात्मा लेख लिखा था। उन दिनों उनके प्रिय सुभाष चंद्र बोस का भी यही स्वर था। सारे बंगाल में यही स्वर प्रमुख था। इसीलिए उन दिनों वे भी अत्यंत उग्र हो उठे थे।
लेकिन यह उनका स्थायी भाव नहीं था। समग्र भारतवर्ष को ही वह प्यार करते रहे।